हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है हमारा वर्ड पॉइंट में। आज अगली वीक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। इससे पहले के 6 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टोडरमल किस कार्य से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका भूमि सुधार। जो टोडरमल थे वो भूमि सुधार से संबंधित थे। टोडरमल किस राजा के दरबार में थे? तो ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे, शेरशाह सूरी। ठीक है। उसके बाद में किसके दरबार में आ गए? अकबर के दरबार में आ गए। ठीक है। उसके बाद अकबर के दरबार में आ गए। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिरसा सूरी के बारे में क्या है कि ग्रैंड ट्रक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाया था? तो जीटी रोड सिरसा सूरी ने ही बनवाया था। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सहजानंद सरस्वती थे। फिर बात करें अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक नाम आया है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनके बारे में एक चीज नोट कर लीजिए कि इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस की स्थापना की थी, कहाँ की थी? तो ये लंदन में की थी। कब की थी? तो 1905 में की थी। ठीक है। पूछा जाता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। उसका बाल गंगाधर तिलक है। तो इन्होंने एक नारा दिया था कि हमारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? होम रूल आंदोलन वो भी इन्होंने चलाया था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद समता सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो कब बने थे? आपको पता होना चाहिए, 11 दिसंबर 1940 को बने थे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1940 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सभी को पता है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। फिर बात करें काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और आपके गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को और नामों से जाना जाता है। तो और नाम इसके क्या क्या है? पहला नाम है, इसको कपास मिट्टी बोला जाता है। कपास मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास की फसल सबसे अच्छी होती है। ठीक है। दूसरा नाम है इसका लावा मिट्टी। लावा मिट्टी भी कहते हैं इसको। तीसरा नाम है इसका रेगुर। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यूपी में इसका स्पेशल नाम है, यूपी में इसको कहते हैं करेल मिट्टी। ठीक है। करेल मिट्टी। ये भी काली मिट्टी के बारे में आप ध्यान रखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जब नीति आयोग की स्थापना हुई थी यानी कि 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग बना था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होंगे इस टाइम? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। जब बात करें नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है। अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे। और बात करें वर्तमान में यानी कि 2024 में कौन कौन है, तो अभी वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। सुमन बेरी। और अध्यक्ष तो आपके अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। ठीक है। अध्यक्ष तो यही है। और बात करें सीईओ की, सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके सीईओ। ठीक है, नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीएमबी का विस्तारित रूप क्या है? बीएमबी का विस्तारित रूप क्या है? बीएमबी का विस्तारित रूप है भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जब बात करें भारतीय महिला बैंक की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2013 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में हुई थी। बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है, यानी हेड कौन है? इसकी वर्तमान में हेड है उषा सुब्रमण्यम। उषा अनंत सुब्रमण्यम। ठीक है, ये भी आप साथ में नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में 33 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, पेरिस में किया जाएगा। इससे पहले जो 20 में हुए थे ओलंपिक, ठीक, 2020 में उनका आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो आपके टोक्यो यानी कि जापान में किया गया था। 2020 में कहाँ किया गया था? टोक्यो में, जापान में किया गया था।
और 2016 में कहाँ किया गया था? तो 2016 में आपका रियो डी जेनेरियो में किया गया। 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में आपका पेरिस में होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, ये पहले भारतीय के अलावा पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। यदि आपसे पूछा था पहली भारतीय महिला कौन थी, तो फर्स्ट भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, फर्स्ट भारतीय महिला, ठीक है। कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो थी मदर टेरेसा। कब मिला था उन्हें? 1979 में मिला था, ठीक है। इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। पहली भारतीय महिला थी। और पहले भारतीय कौन थे यहाँ? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक एक संगठन था, उसकी स्थापना की थी। और इनका जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? इनका जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था? राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत यानी कि जो क्या है, मातरम वंदे मातरम लिखा था। इनकी पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ उस पुस्तक से गीत लिया गया है, यानी आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम गीत लिया गया है। और वंदे मातरम लिखा किसने है? तो ये लिखा है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये बात करें वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था, तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो जहाँ से क्या है, कच्चा माल मिलता है। जैसे जमीन से संबंधित जो भी क्षेत्र होता है वो किस में आता है? वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यानी कि कृषि किस में आएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और जहाँ पे क्या है, कच्चा माल प्रोसेस्ड होके कुछ मतलब जहाँ पे उद्योगों की बात होती है या फैक्ट्रियों की बात होती है, वो किस में आते हैं? वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और जहाँ व्यापार या फिर बैंक वगैरह होता है, ये किस में आता है? ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। कच्चा माल जहाँ से मिलता है वो प्राथमिक में, कच्चा माल जहाँ बन के तैयार होता है वो द्वितीय में आता है। और कच्चा माल जहाँ बिकता है वो किस में आता है? वो आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। आपसे पूछा है कि शिक्षा किस में आती है, तो शिक्षा आपकी तृतीय क्षेत्र में आती है। और आपका सेवा क्षेत्र कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र होता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। आकाश क्या है? आकाश क्या है? आकाश क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, या फिर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर है, या फिर पनडुब्बी है। तो आकाश क्या है? आकाश सतह से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। यदि बात करें कि आकाश की रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज कितनी है? 40 से 80 किलोमीटर इसकी 80 किलोमीटर इसकी क्या है? रेंज, ठीक है। इतनी दूर तक ये मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप आपका कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया के पास में पड़ता है। और इस द्वीप पर कितना है? 3 देशों का कब्जा है। 3 देशों का कब्जा है बोर्नियो द्वीप पर। किस किस का है? इंडोनेशिया, ठीक है। दूसरा है इसका मलेशिया, और तीसरा है इसका आपका बोर्नियो, ठीक है। सॉरी, ब्रुनेई। कौन सा? ब्रुनेई। इन 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इन तीनों देशों का कब्जा है। कब्जा का मतलब ये तीनों देश किस पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। और बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी अभी चेंज हो गई है। नई राजधानी क्या है इसकी? नुसंतारा, नुसंतारा, ठीक है। इसकी नई राजधानी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? चंद्रमा पर, समुद्र तल पर, समताप मंडल पर, या फिर वायुमंडल पर? तो सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ पर होगा? जो सबसे निचली परत होगी वहां पे आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा वायुदाब होगा, यानी समुद्र के तल पर सबसे ज्यादा वायुदाब होगा। और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर जाएंगे, यानी जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा वायुदाब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी किस में है? तो यूसीसी किस में है? आपकी अनुच्छेद 44 में। फिर बात करें वर्तमान में किन राज्यों में लागू है, तो सबसे पहले तो ये गोवा में लागू थी, और वर्तमान में यानी कुछ दिन पहले ही आपकी किस में लागू हुई है? ये आपकी उत्तराखंड में लागू हो गई है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 48 की, तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या आता है? जो भी दुधारू पशु हैं, यानी जो भी
दूध देने वाले पशु हैं उनके संरक्षण की बात किसमें की जाती है? अनुच्छेद 48 में की जाती है। इसलिए अनुच्छेद 48 में ही गाय से संबंधित जो प्रावधान है, यानी गाय के हत्या से संबंधित गाय की हत्या पर जो रोक लगती है वो किस अनुच्छेद के तहत लगती है? तो वो आपकी अनुच्छेद 48 के तहत लगती है। यदि बात करें अनुच्छेद 46 की, तो SC और ST वर्ग के जो भी लोग हैं उनके आर्थिक संरक्षण के लिए, उनके आर्थिक प्रोत्साहन के लिए जो नियम कानून है, यानी कि जो नियम है वो किसमें है? वो आपके अनुच्छेद 46 में आते हैं। और जो गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधा होती है वो किसमें आती है? अनुच्छेद 42 में आती है। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें ये जो आपको दे रखे हैं ये सारे अनुच्छेद किस में आते हैं? ये सारे अनुच्छेद आपके भाग 4 में आते हैं। और भाग 4 किससे संबंधित होता है? तो भाग 4 DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग 4 है, जो कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यानी आप इन कार्यों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यदि सरकार आपको ये कार्य नहीं दे रही है, ये कार्य आपके साथ नहीं कर रही है, तो सरकार इस कार्यों के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जबकि मूल अधिकार के मामले में आप कोर्ट जा सकते हैं, इन कार्यों में आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? द हेग में। और द हेग कहाँ पड़ता है? द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड का पहला नाम क्या था? हॉलैंड था। नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, द हेग क्या है? द हेग आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, कहाँ पर है? तो द हेग में। भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें 1945 की, तो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी, यानी संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजक का रचनाकार कौन है? तो बीजक का रचनाकार इनमें से कोई भी नहीं है, ये आपके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। जबकि बीजक किसकी रचना है? बीजक जो रचना है वो किसकी है? वो आपकी कबीरदास की रचना है। ठीक है, कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक। इसको बात करें सूरदास की, तो सूरदास की रचना है वो कौन सी है? सूर सागर। सूर सागर रचना किसकी है? सूर सागर रचना है आपकी सूरदास की। बात करें कालिदास की, इनकी कई सारी रचना है, जिनमें से कुछ है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, दूसरी आपकी मेघदूतम और आपकी अग्नि मालविका है आपकी अग्नि, और अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, कई सारी इनकी फेमस कृतियां हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करें तो आगे की प्रसिद्ध कृति क्या है? कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, किसी कृति है आपकी आगे जी कृति है। दिनकर की बात करें, दिनकर की प्रसिद्ध कृति है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी है, और आपकी रंगभूमि है, रंगभूमि नहीं, उर्वशी है और हुंकार है। उर्वशी और हुंकार। ठीक है, ये कुछ कृतियां हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला तैराक कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आरती शाह थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इंग्लिश चैनल कहाँ पड़ता है? तो ये आपका इंग्लैंड के पास में और फ्रांस के पास में पड़ता है। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? वो इंग्लैंड आपका इंग्लिश चैनल ही है। ठीक है, तो भी ध्यान रखिएगा। इस बात करें संतोष यादव की, तो संतोष यादव दुनिया की पहली ऐसी महिला थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था, वो संतोष यादव थी। बात करें नीलिमा घोष की, तो ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में, भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, यानी पहली भारतीय महिला एथलीट थी जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ओलंपिक में प्रतिनिधित्व। और बुला चौधरी कौन थी? तो बुला चौधरी एक भारतीय तैराक थी। ठीक है, इनका संबंध किससे? तैराकी से। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रा क्या है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक होता है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर एम ए, यानी ये क्या है? बल का सूत्र है। F बराबर एम ए। एम क्या है? द्रव्यमान, ए क्या है? त्वरण। यदि हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहें तो F अपॉन एम ए हो जाएगा, सॉरी F अपॉन एम हो जाएगा। कितना होगा? F अपॉन एम। ठीक है, एक की वैल्यू निकालें तो F अपॉन एम हो जाएगा। और F का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और एम का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। इसका मतलब ए बराबर कितना मिल जाएगा? न्यूटन प्रति किलोग्राम। न्यूटन प्रति
किलोग्राम। ठीक है, तो ये मात्रक आपसे पूछा है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक किसका है, ये क्या होता है इसमें त्वरण, तो ये मात्रक किसका हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्श्व विकृति और अंदर विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पाइसन अनुपात। ये आप ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट इसकी परिभाषा है पाइसन अनुपात की। ठीक है, पार्श्व विकृति और अंदर विकृति की अनुपात को क्या कहते हैं, पाइसन अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान कितना होता है, जिसका मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले से आप एक दूसरे में जो कन्वर्ट करते हैं वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि C/5 F माइनस 32/9 और K माइनस के 273/5। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक दूसरे से कन्वर्ट करने में, यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आपको इन दोनों को लेना है, या फिर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो इन दोनों को लेना है, इसको और इसको। ठीक है, अब आपको बोला कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बताइए, सेल्सियस में कितना होगा, तो देखिए C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। अब F की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, तो हम 32 रखेंगे तो 32 माइनस के 32 कितना हो जाएगा 0, 0/9 कितना हो जाएगा 0, और जब 0 में 5 का गुणा करेंगे इधर जाके तो कितना आएगा 0, C बराबर कितना मिल जाएगा 0, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब किसी पदार्थ की एक स्थिति में एक स्थिति चेंज हो जाती है तो वो दोबारा उस स्थिति में नहीं आ पाता, तो उसका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोयले को जला दिया जाएगा तो कोयला दोबारा जले हुए कोयले से दोबारा कोयले को प्राप्त नहीं कर सकते, तो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। आपसे पूछे कौन सा नहीं है, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो पानी का वाष्प में रूपांतरित होना भी क्या होता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जब हम पानी को गर्म करेंगे तो भाप में चेंज हो जाएगी, और भाप को जब हम ठंडा करेंगे तो पानी में चेंज हो जाएगा, यानी जो रिवर्सिबल होता है, यानी इधर भी जा सकता है और वापस इधर भी आ सकता है, वो क्या कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो जो सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है वो क्या कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना किस में आता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, और ये किस में आता है, पानी का वाष्प में रूपांतरित होना, ये आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। ये भी साथ में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, तो प्रकाश की गति और रेडियो तरंग की गति दोनों की गति क्या होती है, समान होती है। ठीक है, दोनों एक ही समान गति से ट्रेवल करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की गति होती कितनी है, तो इसकी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहरा मिश्रण है, कोहरा किसका मिश्रण है, तो धुआं और SO2 का मिश्रण है कोहरा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है धुआं के साथ में, तो क्या बन जाता है, वो कोहरा बन जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए हीलियम में कितने होते हैं, हीलियम में टोटल 2 क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें बाहरी कक्षा में 2 ही होंगे, तो ये भी आपकी अक्रिय गैस है। बाकी बात हीलियम के बाद नियोन आती है, नियोन के कितने होते हैं 10, टोटल 10 में से पहली कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में कितने होते हैं 8 होते हैं। जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं उनके सभी बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सारी बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, या किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2n² होता है। n क्या है, कक्षा की संख्या, यदि पहली कक्षा में निकालना है तो n की वैल्यू 1 रखिए, दूसरी में निकालना है तो n की वैल्यू 2 रखिए। आपकी दूसरी कक्षा में निकालना है तो 2 × 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, या 4 × 2 यानी कि 8, कितना मिल जाएगा आपको 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है, भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है D2O। भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में किसके रूप में किया जाता है, आपका मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में इस भारी जल का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला क्वेश्चन देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का उपयोग निम्नलिखित में किसमें होता है, तो इसका प्रयोग सीट कवर, बरसाती या फिर चादर बनाने में, तो इस सब में क्या होता है PVC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपकी गाड़ियों की सीट होती है, सीट कवर होते हैं, वो सब भी किसमें बनते हैं, आपके PVC से बनते हैं। ठीक है, सॉरी गाड़ी की सीट नहीं बनती, सीट कवर बनते हैं PVC से। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घोल का pH मान 7 से कम है तो वो क्या होगा, देखिए यदि pH मान क्या है 7 से कम, तो वो क्या होगा, वो आपका अम्लीय होगा। 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा।
यदि 7 है बराबर पीएच मान कितना है 7 है तो वो आपका उदासी होगा। यदि 7 से अधिक है, ठीक है, 7 से अधिक है, पीएच मान कितना है, पीएच जो मान है वो 7 से अधिक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, देखिए चिन्ह थोड़े उल्टे बन गए। जो पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा आपका अम्लीय होगा, 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, और जो 7 से अधिक होगा पीएच मान क्या होगा 7 से अधिक होगा तो क्या बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, वो आपका क्षारीय बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्षारीय। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना कि 7 के बराबर है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि मतलब ब्लड का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका पीएच मान कितना होता है, यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी इंस्टेंट ऊर्जा चाहिए तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज, जैसे जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको ऊर्जा देनी होती है तो ग्लूकोज को चढ़ाते हैं, वही होता है आपका इंस्टेंट ऊर्जा। इंस्टेंट ऊर्जा चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आपको किसमें चयन करना होता है, मतलब क्या चढ़ाना होता है या क्या पीना होता है, ग्लूकोज पीना होता है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। जो विटामिन होती है, विटामिन से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। देखिए ये जो डर्मिक शब्द होता है, डर्मिक, ये जो आपका डर्मिक शब्द होता है इसका संबंध किससे होता है, त्वचा से होता है। इसका संबंध किससे होता है, त्वचा से होता है। तो ये एपिडर्मिक जो रोग होता है वो आपका किससे संबंधित होगा, तो त्वचा से संबंधित होगा। आपने पाउडर का नाम सुना होगा डर्मीकूल, डर्मीकूल, इसमें जो डर्मी शब्द है वो किसका है, वो त्वचा से संबंधित है। ठीक है, पाउडर किस पर लगाते हैं, त्वचा के ऊपर ही लगाया जाता है। तो ये डर्मीकूल जो शब्द है वो, डर्मिक शब्द है वो किससे संबंधित है, वो त्वचा से संबंधित होता है। यहाँ में आपको डर्मिक शब्द दिखाई दे वो आपका स्किन से संबंधित ही शब्द होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पौधे रात के समय कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, और दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो दिन में आपकी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। डे के टाइम पे कितना छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और रात के कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक शाकाहारी व्यक्ति को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो देखिए दूध में क्या होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम के अलावा फास्फोरस भी होता है। तो यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो उसे फास्फोरस चाहिए तो उसको दूध पीना चाहिए। और फास्फोरस कहाँ होता है, बॉडी में, बॉडी में हड्डियों में भी होता है और दांत में भी फास्फोरस होता है। ठीक, दांत के अंदर भी क्या होता है, फास्फोरस होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, स्तनधारी कौन सा है। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो ब्लू व्हेल है वो किसमें आती है, वो आपकी मैमल्स में ही आती है, यानी स्तनधारी में ही आती है। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है, स्तनपायी कौन सा है, तो नीली व्हेल है। इस बात करें सबसे बड़ा जो जमीन पे पाया जाता है, यानी कि स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्राणी कौन सा, तो वो आपका हाथी, स्थल मंडल पर पाया जाना, स्थल पर पाया जाने वाला। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों दोनों को नोट कर लीजिए। अब आता है रीजनिंग का पोर्शन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 18 गुणा 16 बराबर 32 है, 42 गुणा 37 बराबर 32 है, तो 53 गुणा 13 कितना होगा। देखिए 18 का अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा 9, और 16 के अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा 5, सॉरी 7, कितना हो जाएगा 7। 9 प्लस 7 कितना होता है 16। जब 16 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 32। यानी कि लॉजिक क्या है इसमें कि दोनों के अंकों का जोड़ लीजिए, दोनों के अंकों को जोड़ लीजिए, फिर उसमें 2 से गुणा कर लीजिए। यानी 8 और 1 9, 7 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 में 2 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 32। उसी प्रकार 4 और 2 6, 7 और 3 10, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 में 2 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 32। उस हिसाब से 53 इंटू 13 कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8, 3 और 1 4, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 24। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बोलना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 5 और 7 12, 12 का आधा कितना होता है 6। इसी प्रकार 21 और 5 26, 26 का आधा 13, तो 21 प्लस 7 28, 28 का आधा कितना होना चाहिए यहाँ पे 14, कितना होना चाहिए 14। तो इसका राइट आंसर कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रबर को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको सबसे लास्ट में आना होता है कि बताइए बच्चा किससे लिखेगा, तो बच्चा किससे लिखता है, पेंसिल से लिखता है। और पेंसिल को क्या कहा जाता है, अब वो आपको ढूंढना है। पेंसिल को क्या कहा जा रहा है, पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है। पेंसिल को क्या कहेंगे फिर शार्पनर, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा शार्पनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए,
दिए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो इनमें भिन्न कौन सा है? भारत, श्रीलंका, अर्जेंटीना या फिर वियतनाम। तो देखिए भारत, श्रीलंका और वियतनाम, ये तीनों जो देश हैं वो किसके हैं? एशिया महाद्वीप के देश हैं। एशिया महाद्वीप के देश हैं। जबकि अर्जेंटीना अर्जेंटीना किस महाद्वीप में पड़ता है? तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, इस बात करें अर्जेंटीना के बारे में, तो अर्जेंटीना के बारे में देखिए इसमें एक प्रमुख घास का मैदान क्या है? तो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, 18, 27 और 38। तो देखिए 11 से 18 तक कितना जोड़ा गया है? 7। फिर यहाँ पे कितना जोड़ा, सॉरी कितना जोड़ा गया है? 7। फिर यहाँ कितना जोड़ा गया है? 9। फिर जोड़ा गया है यहाँ पे 11। तो आगे कितना जोड़ेगा? 13, क्योंकि एक विषम संख्या जोड़ी जा रही है। फिर 13 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 38 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 51। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 51। नेक्स्ट देखिए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? आपकी 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो वो आपकी 2 होती है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वो भी आपकी 2 ही होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वो भी आपकी 2 होती है। ठीक है, और आपसे पूछा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आपकी 3 होती है। ठीक है, अलग क्वेश्चन है, अलग आते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको ये आपका वो दे रखा है पॉइंट के बाद में इस तरह से दे रखा है। तो आप इसका मान बताइए, पेन में इसका मान कितना होगा? मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका ये जो आपका लिखा हुआ है 0.130 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? बार लगा देते हैं, यानी ये पूरी संख्या रिपीट हो रही है। 130 जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। अब बार को कैसे हटाते हैं? तो देखिए कितना लिखा हुआ है? 0.130। इसको लिख देंगे हम 130, यानी जितने के ऊपर 12 है उतना लिख लीजिए, और कितने अंकों के ऊपर 12 है? 1 2 3, उतना ही क्या कर दीजिए? 9 लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? आपका भिन्न रूप हो जाएगा 130/999। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यदि a अपॉन बी के पावर -3 है तो इसका आंसर क्या हुआ? देखिए ये कल भी आया था क्वेश्चन इस तरह का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या हुआ। नेक्स्ट देखिए देखिए ये त्रिभुज रखा है, आपको बताना है कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, देखिए ये वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। यानी यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है तो वो कौन सा होता है? तो आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण आपका 90 अंश का है तो वो त्रिभुज कैसा होगा? वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 20 है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 360। लंबाई आपसे दे रखी है 20, चौड़ाई कितनी मान ली हमने? x मान ली। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी? 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा 18 बार, तो x पर कितना जाएगा? 18 मीटर। यानी कि चौड़ाई कितनी मिलेगी आपको? 18 मीटर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसका मान अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट किसका मान होता है? तो देखिए ये सब कॉट 0 का मान भी इनफाइनाइट होता है, सेक 90 का भी और कोसेक 0 का भी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए ये आपका समीकरण दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। बोर्डवास नियम के हिसाब से सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, फिर हम भाग को सॉल्व करेंगे। लिखना है 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। देखिए 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 प्लस के 4/3 हो जाएगा, गुणा वाला यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण है आपका। इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है, बटे में है, कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। उसके बाद में ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, इससे ये वाला कट जाएगा, और 4 माइनस के 3 कितना होगा? 4 माइनस के 3 बराबर हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 1। ठीक है, आराम से करिएगा। आपको समझ में नहीं आया तो अपना आराम से घर पे बैठे करोगे, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। अपने आप करिएगा, समझ में आ जाएगा। राइट आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है इसका 63% कितना होगा? तो ये कितना है? 7 × 21 और 4 25, 25 बटे में 7, 25/7 का 63%। का मतलब होता है गुणा 63%, यानी कि 63/100। ये आपसे पूछा है। तो 3 सही 4/7 का 63% कितना होगा? इसको हमने भिन्न में चेंज कर लिया। 7 × 21 और 4 25, 25/7। का मतलब होता है गुणा, और 63/100 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 25 से कटेगा 25 जगह 100,
7 से कटेगा 7 में 63, कितना हो जाएगा 9/4, और 9/4 किसके बराबर होता है, 9/4 होता है 2.25 के बराबर, ठीक है 2.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये संख्या यदि 60 रुपये में खरीदी गई वस्तु 75 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 75 में बेची जा रही है, 60 की खरीदी थी, लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ आपका 75 माइनस के 60 यानी कि 15 का। अब परसेंटेज में पूछा तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है 60 गुणा 100, 15 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा आपका 25 बार, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको, 25% का आपको लाभ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, यदि 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत, सम संख्या दे रखी है, सम संख्याओं का औसत कितना है 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। यदि मान लीजिए आपकी 4 संख्याएं 1 2 3 और 4, ये 4 संख्याएं जो कि क्या है सम है, इन संख्याओं को आपको औसत दे रखा है 27, औसत कितना दे रखा है 27, औसत 27 देने का मतलब क्या है, इस 27 देने का मतलब ये है कि इन चारों संख्याओं में जो बीच की संख्या होगी, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आपकी 27 आएगी, ठीक है। यदि बीच वाली संख्या 27 है और ये सभी संख्या क्या है सम संख्या है, तो इससे एक कम यानी कि 26 संख्या हुई एक, इसके बाद वाली एक कितनी हुई 28 होगी, ठीक है। 27 का एक कम 26 और 27 से एक ज़्यादा 28, ठीक है। अब चूंकि लगातार दो सम संख्याओं के बीच में कितने गैप होता है, 2 का गैप होता है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 28 प्लस 2 यानी कि 30, और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 26 माइनस के 2 यानी कि 24, यानी आपको चारों संख्याएं मिल गई 24 26 28 और 30, इनका औसत कितना है, इनका औसत है 27। आपसे मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी इनमें कौन सी है 30, 30 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 200 में छोटी छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, लेकिन 200 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 196, 196 किसका वर्ग होता है 14 का वर्ग होता है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बन जाएगी 196 बन जाएगी, कब जब 4 घटा दिया जाएगा, ठीक है। 4 से 6 घटाओगे तो 194 बनेगा, 194 किसी का वर्ग नहीं होता है, 3 घटाएंगे 197 बनेगा, 197 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, और 7 घटाएंगे तो 193 बनेगा जो भी किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस ब्याज दर पर, किस ब्याज की दर से 400 रुपये 9 महीने में 430 हो जाएंगे, देखिए ब्याज वाले क्वेश्चन में आपको हर प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको पता है, आप मतलब आप अब तक सीख चुके होंगे कि ब्याज के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि ए तथा बी का अनुपात कितना है, बी तथा ए के अनुपात के 9 गुना के हो तो ए अपॉन बी बताइए। आपसे बोला कि ए और बी का अनुपात यानी ए बटे बी बराबर है बी अपॉन ए के 9 गुने के बराबर, बी अपॉन ए के 9 गुने के बराबर है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ए का गुणा ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में करेंगे कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको 9 के बराबर, ठीक है। तो ए अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है, तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा ए अपॉन बी बराबर मिल जाएगा इसका वर्गमूल यानी कि 3, जब वर्ग है वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ए अपॉन बी बराबर कितना मिल जाएगा 3। आपसे यही पूछा था ए और बी का ए अपॉन बी कितना होगा, ए अपॉन बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, रेलगाड़ी 9:10 पर चलती है दिल्ली से और शाम को 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो कितना समय लगता है, उसको ये पूछा है। तो आप क्या करेंगे इसको घटा दीजिए, 4:20 में से 9:10 घटा दीजिए, 4:20 का मतलब कितना होता है 16:20, 16:20, ठीक है, और 9:10 में से घटा दीजिए, और 10 को घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 10 मिनट बचेगा, यहाँ पे 7 घंटे बचेंगे, यानी 7 घंटे 10 मिनट का समय लगता है उसको, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये थी आपकी वीडियो, जय हिंद जय भारत।